इस हॉल में उपस्थित जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, कुछ हमारे बैचमेट्स भी हैं, तो उन सबका मैं आज हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और रमेश चंद्र सर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं भी अपनी बात आप लोगों तक शेयर करूँ, आप लोगों को पहुँचाऊँ, तो मुझे इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने बहुत छोटा सा एक टॉपिक सोचा था। सर ने मुझे बताया कि ये कल, आज और कल दलित दुर्दशा पे बोल रहे हैं, तो मैंने एक बहुत ही ऐसा टॉपिक लिया जो हमेशा से, जब से ये अस्तित्व में आया है तब से इसका काफ़ी इसके ऊपर चर्चा होती रही है, और वो है रिजर्वेशन। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो दो तरह के मंतव्य चलते हैं रिजर्वेशन के बारे में। एक तो ये होता है कि कई लोग इससे बड़े दुखी होते हैं कि भाई हमारे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और वो कम मार्क्स वाले उसमें एडमिशन लेके नौकरियाँ पाके और वो हमारा हक छीन रहे हैं। एक तो ऐसा मंतव्य आता है। दूसरा आता है जिनको मिला है तो वो उसके बारे में खुश भी होते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है, जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के लोग आ रहे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं या फिर सरकारी नौकरियों में हैं, तो वो उनके मन में कहीं एक ग्रंथि होती है कि भाई हम तो रिजर्वेशन से आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर करूं, और जिसमें मैं थोड़ी सी पास्ट की चर्चा करूंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन की चर्चा करूंगी कि जब ये बाबा साहब ने जब ये प्रस्ताव लाया था तो उसके बारे में, उस पर वहाँ पे क्या बहस हुई थी और कैसे लोगों ने विरोध भी किया और उसके समर्थन में भी लोग सामने आए थे। तो जब ये शुरू हुई थी, चर्चा शुरू हुई थी कि भाई रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं एक थोड़ा सा यहाँ संदर्भ दे दूँ कि ये रिजर्वेशन की बात जो है वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आई थी। मॉडल मिंटो रिफॉर्म से लेके उसके बाद एक लंबा इतिहास रहा है कि जब लोगों को रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं था गवर्नमेंट में, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई थी। तो उसी के कनेक्शन में ये डिस्कशन शुरू हुआ था। तो वहाँ पे एक जब ये चल रहा था डिस्कशन कि हमें देना है, तो दो लोग बड़े मुखर वक्ता थे। एक एस नागप्पा जो चेन्नई मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आते थे, और जो दूसरे थे जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड से आते थे। तो उन लोगों का कहना था कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे समाज की स्थिति है उसको देखते हुए हमारा रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर यहाँ पे है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहाँ भी हमारा प्रतिनिधित्व ज़ीरो है। तो इसको देखते हुए जब ये चली, तो मिस्टर नागप्पा का यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब आप लोग इतनी मुखालफत कर रहे हैं कि वंचितों को नहीं मिलना चाहिए न्याय, या उनको प्रतिनिधित्व जो है वो अपने आप आगे आके लें और वो ये इस योग्य हो जाएं कि वहाँ आके अपना प्रतिनिधित्व करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं कि ये रिजर्वेशन का जो है ये मसला ये बिल्कुल नहीं आएगा। और इसके लिए क्या करें कि आप जितने भी हरिजन फैमिली हैं उनको 10 एकर्स ऑफ वेटलैंड, 20 एकर्स ऑफ ड्राई लैंड, और उनके बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू यूनिवर्सिटी, और 1/5 ऑफ द की पोस्ट इन गवर्नमेंट, ये आप दे दीजिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। इस पर एक मिस्टर गौतम होते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सुविधा सबको मिलनी है तो मैं पंडित होकर भी मैं तैयार हूँ कि मैं भी रिजर्वेशन के इस आपके साथ हूँ। तो मिस्टर जो नागप्पा थे उन्होंने कहा कि सर आप एक चीज़ भूल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें सुविधाएं मांग रहे हैं, साथ में हरिजन बनने को तैयार हैं, तो सर साथ में आपको स्कैवेंजिंग और स्वीपिंग भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सारी सुविधाएं ले लें और वो बाकी चीज़ें ना लें। तो इस तरह के कई बहस मुहावजे के बीच जो है वो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात मान ली गई, और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का राइट मिला। उसके बाद सबको पता है कि 1951 में दोबारा एक अमेंडमेंट पास किया गया, और सरकारी जो संस्थान हैं उसमें, पढ़ाई के संस्थानों में और बाद में नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब मैं आती हूँ कि इसके बाद लोग कहते हैं कि क्यों अब 10 साल के लिए आपने रखा था प्रोविज़न, क्यों अभी भी उसको क्यों चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे इतना ही कहना है कि अगर रिजर्वेशन इतनी बुरी चीज़ है
और लोगों को मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और सब कुछ हो रहा है। ऐसे लोग आ रहे हैं मुख्य धारा में जिनके अंदर योग्यता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में, जैसे आज़ादी के आपने देखा कि 90 के दशक में आके ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया, क्यों दिया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे रीज़न यही था कि प्रतिनिधित्व उन्हें भी नहीं था, उनका भी नहीं था सरकार में, तो इसके लिए दिया गया। आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं को पंचायती राज में रिजर्वेशन क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। और 33% रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आंदोलन जो महिला गुट है वो कर रही हैं। तो अगर रिजर्वेशन, मेरा इतना ही कहना है कि अगर ये इतनी बुरी चीज़ है और मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो बार बार ये चर्चा समाज में क्यों आती है? तो हमें ये अपनी तरफ से ये सोचना पड़ेगा कि बेसिकली ये मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रजातंत्र में एक तरीका है। उसके बाद अगर हम, ये तो हमारा वर्तमान है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे कि हमारे भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, और अभी कुछ ही पिछले महीने शायद अक्टूबर में भारत सरकार ने स्वयं एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, जहां उन्होंने बताया कि जो सेक्रेटरी लेवल पे 95% जो है लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और बाकी जो हमारे जो प्रतिनिधित्व भी है वो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में है। तो काफ़ी ऐसे जो हैं, हमारा अभी भी रिप्रेजेंटेशन इतने सालों, 75 सालों के बाद भी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और हमारी जनसंख्या अभी भी वहाँ पे पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं पा रही है। तो ये तो हमारी आज की स्थिति है। तो आज की स्थिति में अगर हमारी ये हालत है, 75 साल बाद भी ये स्थिति है, तो हम फ्यूचर अपना कहाँ देखते हैं? तो मेरा आप लोगों से, मतलब जो भी हैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से, यही अनुरोध है कि हम रिजर्वेशन के बारे में हमें अपोलोजेटिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें हमारे अधिकारों की आवाज़ उठानी है, अगर हमारे हितों की बात करनी है, तो हमें ये चाहिए, और हमें अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए ये स्टेटस भी चाहिए। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं एक मैनेजमेंट की छात्रा हूँ अभी, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी का प्राइवेट सेक्टर में, और ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करी हैं, और वो काफ़ी इन थिंग है, मतलब उसको सब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कई बुक्स आ रही हैं, कई सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो भी कॉर्पोरेट्स ये फॉलो कर रहे हैं इसको, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं, तो उनके रेवेन्यू जो है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में 3-4 इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो एक नोशन मेरिट को लेके है, वो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सोचिए, जो प्राइवेट सेक्टर जो बिल्कुल प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर ही जाते। तो फ्यूचर जो है वो बहुत बढ़िया है, और हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को आगे लेके चलना है कि हमें हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को अगर वाइब्रेंट बनाना है, रेनबो बनाना है, तो हम सबको साथ में लेके चलना है। इतना कहने के बाद मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ।